नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का 5वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 5वें चैप्टर जीव प्रक्रम से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, साथ में एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो यहाँ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 अंक का, अति लघुतरात्मक भी 1 अंक का, लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो 2 अंक का और निबंधात्मक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। निबंधात्मक प्रश्न में आपको यहाँ पर अथवा में भी एक क्वेश्चन मिलने वाला है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 8 अंक के होंगे। तो काफी ज्यादा अंक भार वाला चैप्टर है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपको 8 अंक मिल सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादपों में पाया जाने वाला जाइलम है वो किस लिए उत्तरदायी है? हमारा पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास में है, जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, एमिनो अम्ल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। तो विद्यार्थियों, जाइलम के द्वारा जल का वहन किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं। तो रुधिर के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स कोशिकाएं, इयोसिन। तो इनमें से ये जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं ये रुधिर में थक्का बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो रुधिर में कौन सी कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है? हमें ऑप्शन दे रखा है श्वेत रुधिर कोशिकाओं में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, प्लेटलेट्स में, लिम्फोसाइट्स में। लाल रुधिर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्लूकोज पाइरुवेट में विघटित हो जाता है। देखिए, ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट के अणुओं में टूट जाता है और फिर वो जो पाइरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है। उसकी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में है। देखिए विद्यार्थियों, जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में टूटता है, ये कोशिका द्रव्य में टूटता है। कोशिका द्रव्य में टूटता है तो विघटित होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर विघटित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि आपको ये पूछा जाता कि जो पाइरुवेट का अणु है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कब कहाँ टूटता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। आगे चलकर हमें कि जो प्रोटीन एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें हम बताएंगे कि प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है पेप्सिन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। ऊर्जा मुद्रा का कार्य एटीपी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। फिर है जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? तो जैव उत्प्रेरकों को हम
एंजाइम कहते हैं। एंजाइम या जैव उत्प्रेरक एक ही होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बोमेन संपुट निम्नलिखित में से किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ये नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ से जो बोमेन संपुट है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम आगे चलकर कुछ डायग्राम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, तो उसमें आपको समझाएंगे कि बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, जो आमाशय है उसके अंदर एक एसिड भरा होता है, वो होता है HCl, जठर रस कहलाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि संबंधित है। तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो नर में पाई जाती है, नर जनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, हरित लवक की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र है, उसकी जो मूल इकाई है वो है नेफ्रॉन, जिसको हम वृक्काणु भी कहते हैं। तो वृक्काणु भी कहा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? जो श्वसन तंत्र है उसका भी डायग्राम हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। मानव श्वसन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है उसको हम पुपिका कहते हैं। पुपिका कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो देखिए, क्लोरोफिल जो वर्णक है उसकी वजह से जो पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य वयस्क का रक्त दाब होता है। तो 120 से 180 mm पारे के दाब के बराबर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामेसियम भी एक कोशिकीय जीव है, यीस्ट भी एक कोशिकीय जीव है। तत्पश्चात उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो देखिए, घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से स्वपोषी है जो स्वयं भोजन बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले को हम स्वपोषी कहते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु कवक दूसरों पर निर्भर होते हैं। तत्पश्चात ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, ये तो थे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि इस चैप्टर से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो विद्यार्थियों, लार है वो लार ग्रंथि से निकलती है। उसमें लार एमिलेस या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार एमिलेस या हम कह सकते हैं टाइलिन जो एंजाइम है वो लार के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो रक्त का मापन करने वाला जो उपकरण है उसको हम कहते हैं स्पीगमोमेनोमीटर। तो
रक्त दाब का, ब्लड प्रेशर को मापने वाला ये उपकरण होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पित्रस, जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं, ये किस अंग में एकत्रित होता है? तो ये शरीर के पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। यकृत पित्रस को निर्मित करता है, जो कि पित्ताशय में आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम गोल ब्लेडर कहते हैं। क्लियर। केसिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो केसिका गुच्छ है वो बोमेन संपुट के अंदर पाया जाता है, नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी जो इकाई है श्वसन तंत्र की, वो है कूपिका, या इसको हम वायु कोष्ठक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी के एक अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्यों? देखो, इससे आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर 2 आलिंद का 2 नीले होते हैं। तो जो आलिंद है, इसके अंदर ये जो ब्लड है वो केवल मौजूद रहता है, ये केवल ग्राही कक्ष है। जबकि नीले क्या करता है, उस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का कार्य करता है। जिससे क्या है कि पंप करना होता है तो उसको प्रेशर ज़्यादा झेलना पड़ेगा, जिससे नीले की जो दीवारें हैं उनके ऊपर अधिक दाब लगता है, जिससे इनकी जो पेशीय भित्ति है वो मोटी होती है। क्लियर। एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? एपिग्लोटिस का मुख्य काम क्या है? तो देखिए विद्यार्थी, एपिग्लोटिस हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, भोजन करते समय श्वास नली को बंद करने का काम करता है, जिससे भोजन है वो श्वास नली में ना जाए। तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य में अन्य उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए, किडनी तो एक उत्सर्जी अंग होता ही है, इसके अलावा फेफड़े हैं, यकृत है, त्वचा है, आंत है, प्लीहा है, ये विभिन्न उत्सर्जी अंग होते हैं। क्लियर। जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है, वो आमाशय की जो जठरीय ग्रंथियां होती है उनकी भित्तीय कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो कि HCl एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। देखिए, वायवीय श्वसन के अंदर जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट के 2 अणुओं में टूट जाता है, और ये जो पाइरुवेट का अणु है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्जा को हमने एटीपी से लिखा है। ग्लूकोज का पाइरुवेट के अणुओं में टूटना ये कोशिका द्रव्य में होता है, और पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्लियर। यहाँ पर 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लसिका किसे कहते हैं? देखिए, लसिका क्या चीज है और लसिका के क्या क्या कार्य हैं? तो विद्यार्थियों, जो रुधिर की कोशिकाएं की जो भित्ति होती है उनके अंदर बारीक बारीक से छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं छिद्रों से रुधिर का कुछ हिस्सा निकल कर बाहर आ जाता है। बाहर जो स्पेस होता है वहां आ जाता है, जिसको हम लसिका कहते हैं। चलिए देखेंगे आप लोग कि रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में छिद्र पाए जाते हैं। कि जो रुधिर की कोशिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, जिनके अंदर से रुधिर प्रवाहित होता है, उनकी दीवारों में, भित्ति में छिद्र पाए जाते हैं।
इन छिद्रों से रुधिर का कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशीय आकाश में आ जाती है, जिसे लसिका कहते हैं। क्लियर? अब इसके क्या क्या काम है, लसिका के क्या क्या काम है देखेंगे आप यहाँ पे। लसिका की कार्य, इसका काम है अवशोषित वसा का परिवहन। जो वसा अवशोषित हो रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले आना। जो अतिरिक्त तरल है उसको रुधिर में मिलाने का काम भी लसिका के द्वारा किया जाता है। क्लियर? फिर देखें कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। जो फेफड़े हैं गैसों के विनिमय करते समय कैसे काम करते हैं, चलिए देखेंगे कि मनुष्य में श्वास लेने के दो चरण है। एक तो है निःश्वसन और दूसरा है उच्छ्वसन। निःश्वसन में क्या होता है, वायु है वो फेफड़ों के अंदर, मतलब ऑक्सीजन वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। तो क्या है देखेंगे आप कि वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। इसमें O2 युक्त वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। जब सांस खींचकर अंदर ले जाती है तो उसमें O2 भी मौजूद रहती है जो कि फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है। तो इसमें प्लूरल गुहा है उसका आयतन इंक्रीज हो जाता है। उच्छ्वसन इसके ठीक अपोजिट वाली प्रोसेस होगी। इसमें फेफड़ों की जो वायु है वो बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं उच्छ्वसन। इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। निःश्वसन के अंदर तो ऑक्सीजन वाली जो वायु है वो प्रवेश करती है और उस ऑक्सीजन को ब्लड को दे दिया जाता है। ब्लड से CO2 को लेकर बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम उच्छ्वसन कहते हैं। इसमें जो प्लूरल गुहाएं हैं उनका आयतन घट जाएगा। तो ये है गैसों के विनिमय के दौरान मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है और इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत और इसके हम कार्य देखेंगे, इसका काम क्या है। विद्यार्थी, यकृत के द्वारा एक तो होता है पीतरस का स्रावण होता है, बाइल जूस यहाँ पर बनता है जो कि पित्ताशय के अंदर आकर इकट्ठा हो जाता है, जो आमाशय में आए भोजन को क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाने का काम करता है। फिर है यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। इसके अलावा यकृत वसा और विटामिन को भी संचित करने का कार्य करता है। यकृत वसा के इमल्सीकरण में भी सहायक होता है जो भोजन को सड़ने से बचाने का काम करता है, सड़ने से रोकता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में रंध्र के क्या कार्य हैं। ये देखिए पादपों के अंदर, पत्तियों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों के क्या काम है। तो रंध्र का चित्र बनाइए, काम बताइए। देखिए ये हमारे पास में किसी पादप का रंध्र का डायग्राम है। इसमें यहाँ पर ये दो द्वार कोशिकाएं कहलाती है और जब इनके बीच वाले भाग को हम रंध्र छिद्र कहते हैं, रंध्र छिद्र कहा जाता है। ये दो द्वार कोशिकाएं हैं जो कि फैलती और सिकुड़ती है। इस द्वार कोशिकाओं के अंदर मौजूद होता है हरित लवक और इसके बाहर होती है सहायक कोशिकाएं। क्लियर? विद्यार्थियों, जब इस रंध्र से वायु प्रवेश करती है तो ये जो रंध्र है इसके बीच का जो मध्य भाग है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जब वायु का आदान प्रदान नहीं होता तो ये सिकुड़ जाता है। क्लियर?
अब यहाँ पर हम बात करेंगे रंध्र के कार्य। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो CO2 गैस है वो ली जाती है, वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा ली जाती है, और जो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है वो इन्हीं रंध्रों से बाहर निकलती है। इसके अलावा रंध्र का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करती है। क्लियर? तो जो अतिरिक्त जल होता है उसको जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने के लिए ही रंध्रों का प्रयोग होता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का जो कार्य है वो रंध्रों के द्वारा ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्ण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र हमें यहाँ पर पूछा गया है। वैसे तो विद्यार्थी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पत्ती का नामांकित चित्र है, पर्ण के अनुप्रस्थ काट का जो नामांकित चित्र है, वो अब सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा जरूर थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या होता है। देखिए अब यहाँ से आप इनका, ये हमारे पास में किसी पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। दिखने में इस प्रकार की दिखाई देती है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ऊपरी बाहरी त्वचा कहलाती है। इसको हम कहते हैं ऊपरी बाहरी त्वचा या बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा, इसको हम कहते हैं खंभ उत्तक। खंभ उत्तक के ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है छिद्र। यह है उपरंध्रीय गुहिका। जो बीच में आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, उपरंध्रीय गुहिका। उपरंध्रीय गुहिका, इसको हम कहते हैं निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा, इसे हम कहते हैं स्पंजी उत्तक। यहाँ पर मौजूद होगा स्पंजी उत्तक। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं स्थूल आच्छाद। स्थूल आच्छद। और यहाँ पर जाइलम उत्तक है। जाइलम, और यहीं पर मौजूद है फ्लोएम। क्लियर? ये किसी पत्ती का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम अपोहन। कृत्रिम अपोहन से आप क्या समझते हैं? देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। कृत्रिम अपोहन का मतलब है कि यदि कोई आदमी का जो किडनी है, जो वृक्क है, वो काम करना बंद कर देता है, तो बाह्य बाहरी एक उपकरण है जिसकी सहायता से किडनी का काम करवाया जाता है। मतलब यह है कि कृत्रिम अपोहन के बारे में समझाइए। तो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट उत्पाद है उनको रुधिर से अपोहन द्वारा बाहर निकालने वाली युक्ति को हम कहते हैं कृत्रिम वृक्क। ये कृत्रिम वृक्क है वो बहुत सारी अर्ध पारगम्य अस्त्र वाली नलिकाओं से युक्त होती है। कृत्रिम किडनी द्वारा रुधिर को शुद्ध
शुद्ध करने की प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस कहते हैं और यह किडनी फेलियर जो मरीज है उनके लिए होता है। क्लियर? ये शरीर से बाहर एक मशीन लगाकर ब्लड में मौजूद जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उनको ब्लड से बाहर निकालने की एक युक्ति है, मशीन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन व वसा के पाचक एंजाइमों के नाम बताइए। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था। प्रोटीन का जो पाचक एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन। कुछ और भी हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, ट्रिप्सिन और रेनिन। वसा का जो पाचक एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए विद्यार्थी, मानव हृदय के अंदर 4 प्रमुख भाग हैं। एक भाग है इधर, यह है दायां नीले, और ऊपर है इधर का ही भाग है वो है दायां आलिंद। फिर इस तरफ का है बायां नीले, बायां आलिंद। ये 4 मेनली भाग होते हैं। इन दोनों को विभाजित करने वाली होती है विभाजिका। इसमें मौजूद होती है महाशिरा। तो नीचे से भी है और ऊपर से भी है। एक है महाधमनी, एक धमनी जाती है फुफ्फुस में, तो उसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्लियर? अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में दो तो किडनी होती, 2 वृक्क होंगे। इसको हम दायां वृक्क और बायां वृक्क कहेंगे। इसके साथ में एक इसमें होगी धमनी, एक होगी सीरा। तो इसमें ये जो रेड वाली आप देख रहे हैं ये है धमनी, अ, महाधमनी है। और महाधमनी का ये वाला जो पार्ट है वो इस वृक्क के अंदर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे बायां बाई वृक्क धमनी। इसी के साथ में नीचे इससे जुड़ा हुआ है बायां वृक्क सीरा। इसी प्रकार से दायां जो वृक्क है उसके अंदर भी दोनों का कनेक्शन है। इसको हम दाई वृक्क धमनी और दाई वृक्क सीरा कहेंगे। इस जस्ट ऊपर मौजूद होती है अधिवृक्क ग्रंथियां। अधिवृक्क ग्रंथियां, और इन दोनों किडनियों से जो अपशिष्ट मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, जिन पाइप्स के जरिए ये आता है उनको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। दाई मूत्रवाहिनी और बाई मूत्रवाहिनी, ये आकर इकट्ठा होता है मूत्राशय में, जो कि मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये है मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसका नामांकित चित्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, हमारा ये मानव पाचन तंत्र है। इसमें ये जीवा है, मुख गुहा है, वसिका है। फिर यहाँ से भोजन आ जाता है आमाशय के अंदर, और आमाशय से ये भोजन जाता है फिर छोटी आंत में, और हाँ, यहाँ से घूमता हुआ इसमें जाएगा, फिर घूमता घूमता फिर बाहे गुदा द्वार से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, इसमें ये वाला जो रेड वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं यकृत, और ये जो हरा सा छोटा सा जो भाग देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पित्ताशय। यहाँ पर एक जालनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं अग्नाशय। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम व कार्य बताइए। तो आमाशय से जो अम्ल क्रिएट होता है उसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका काम है पाचन की प्रक्रिया को बनाए रखना, भोजन को सड़ने से बचाना, और खाने में मौजूद जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट करना। ये शाकाहारी जंतुओं में क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत की लंबाई ज्यादा क्यों होती है? तो देखिए, एक तो है क्षुद्रांत्र, एक है बृहदांत्र। तो उसको हम कहते हैं बड़ी आंत, इसको हम कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत फिर बड़ी आंत। यहाँ पर छोटी आंत की जो लंबाई है वो ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि शाकाहारी जो जंतु है वो भोजन के रूप में सेलुलोच लेते हैं, और ये जो सेलुलोच हैं वो उनको घास खाने से प्राप्त होता है।
और सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी पाचन नली की जरूरत पड़ती है। लंबी पाचन तंत्रिका नली का होना आवश्यक है। तो मांस का पाचन सेलुलोज की अपेक्षा शीघ्र हो जाता है और यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी की तुलना में अधिक होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर है वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए वृक्काणु के अंदर जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, दो भाग इसमें होंगे, एक से ब्लड आएगा तो दूसरे से जाएगा। इसमें एक वृक्क धमनी है, एक वृक्क सीरा है। यहाँ पर इसको केसिका गुच्छ कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो यहाँ से इसमें एक में प्रवेश करता है, यहाँ से इसके अंदर ये एरो का निशान जहाँ लग रहा है यहाँ से प्रवेश करेगा, यहाँ पर से शुद्ध होकर ठनता हुआ फिर बाद में यहाँ से इस एरो के निशान से होता हुआ कि यहाँ चला जाएगा। एक भाग इसका यहाँ से जाएगा जो कि मूत्र के रूप में आएगा, जो कि यहाँ से होता हुआ इधर संग्राहिक वाहिनी में चला जाएगा। क्लियर? ये दो प्रोसेस है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से छनेगा, इसमें से बाहर निकलेगा, यहाँ से होता होता यहाँ से वापस चला जाएगा। एक है इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकले वो वृक्काणु की जो नलिकाकार भाग है इसमें से होता हुआ यहाँ से जाएगा। क्लियर? देखिए ये हमारे पास में किडनी है, वृक्क धमनी इसके अंदर है, वृक्क सीरा इसमें है, रक्त वृक्क धमनी से इसमें प्रवेश करता है और विभिन्न जो वृक्काणु है उनसे गुजरने के पश्चात वृक्क सीरा से बाहर निकल जाता है। ये मूत्र वाहिनी है, इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसके जरिए बाहर निकलता है। इसके विभिन्न ये भाग हमने यहाँ पर दिखाए हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर कि मानव श्वसन तंत्र का आरेख खींचकर कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ये मानव श्वसन तंत्र है, इसमें नासाद्वार या मुख दोनों से श्वास ले सकते हैं। फिर वायु पहुंचती है ग्रसनी में, फिर उसके पश्चात श्वास नली में। ये कंठ है, यहाँ पर कंठ से ये श्वास नली में चली जाती है। बाहर जो वलय नुमा स्प्रिंग नुमा जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं उपास्थि वलय। फिर ये जाती है सवसनी में। सवसनी के यहाँ पर श्वास नली के दो भाग हो जाएंगे जिसको हम सवसनी कहते हैं। फिर ये चला जाएगा फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं उनको हम सवसनिकाएं कहते हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे से भाग होंगे जिनमें अंतिम भाग होते हैं उनको हम कहते हैं कुप्पिकाएं। कुप्पिकाएं कहा जाता है। क्लियर? तो ये था मानव श्वसन तंत्र और आज का हमारा वीडियो। विद्यार्थियों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें छठे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। विद्यार्थियों यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे या आप हमारे एप्लीकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम है BCS अकेडमी। BCS अकेडमी नाम से हमारी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।